नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एग्ज़ाम जर्नी ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल पर, जहां हम करते हैं हर परीक्षा की पूरी तैयारी। आप सबको पता है कि हमारे यूट्यूब चैनल पर प्राचीन भारतीय इतिहास का एमसीक्यू सीरीज चल रहा है। तो आज हम उसी एमसीक्यू सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज का हम वीडियो में जानेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास का अध्याय 7, जिसका नाम है मौर्य सम्राट। शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो और वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को प्लीज़ अधिक से अधिक लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे कोई भी वीडियो डालूँ तो आप उसको मिस न करें। तो चलिए बिना समय गंवाए आज का जो हमारा 10 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न है मौर्य सम्राट से संबंधित, उसको हम देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 1 का रहा है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस जैन मुनि के प्रभाव में आकर जैन धर्म अपनाया था। तो ये जो प्रश्न है आपका यूपीएससी सीएससी जीएस 2020 के एग्जाम में आ चुका है। इसका जो ऑप्शन ए है भद्रबाहु, ऑप्शन बी महावीर, ऑप्शन सी स्थूलभद्र और ऑप्शन डी सुदर्शन। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने भद्रबाहु जैन मुनि के प्रभाव में आकर जैन धर्म अपनाया था। अब हम प्रश्न संख्या 2 देखेंगे। प्रश्न संख्या 2 का रहा है, अशोक के शिलालेखों में धम्म शब्द का क्या अर्थ है। यह प्रश्न आपको CAPF AC 2019 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसका जो ऑप्शन ए है युद्ध नीति, ऑप्शन बी ब्राह्मण धर्म, ऑप्शन सी सार्वभौमिक नैतिक आचरण और ऑप्शन डी बौद्ध धार्मिक सिद्धांत सही। तो अशोक के शिलालेखों में जो धम्म शब्द था उसका अर्थ था सार्वभौमिक नैतिक आचरण, यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब हम प्रश्न संख्या 3 देखेंगे। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है, मौर्यकालीन प्रशासन में धम्म महामात्र किसे कहा जाता था। यह प्रश्न आपको यूपीपीएससी मेंस 2022 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए का धार्मिक अनुदेशक, ऑप्शन बी का राजा के निजी सलाहकार, ऑप्शन सी का अशोक द्वारा नियुक्त नैतिकता अधिकारी और ऑप्शन डी न्यायाधीश। तो मौर्यकालीन प्रशासन में धम्म महामात्र जो है अशोक द्वारा नियुक्त नैतिकता अधिकारी को कहा जाता था, यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब हम प्रश्न संख्या 4 देखेंगे। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख कलिंग युद्ध के प्रभाव का सजीव चित्रण प्रस्तुत करता है। यह प्रश्न आपको बीपीएससी प्री 2023 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसका हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है रुमिमदेई, इसका ऑप्शन बी है शाहबाजगढ़ी और ऑप्शन सी मास्की, ऑप्शन डी धौली। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि धौली। तो जो धौली शिलालेख में जो कलिंग युद्ध के प्रभाव का सजीव चित्रण प्रस्तुत हुआ था। अब हम प्रश्न संख्या 5 देखेंगे। प्रश्न संख्या 5 का रहा है, मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था का जो मुख्य आधार क्या था। तो इसका ऑप्शन है ए व्यापार, ऑप्शन बी कृषि, ऑप्शन सी हस्तशिल्प और ऑप्शन डी विदेशी व्यापार। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार जो था वो कृषि था। अब हम प्रश्न संख्या 6 देखेंगे। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है, मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में भारत की किन किन बातों का उल्लेख मिलता है। यहाँ से एक प्रश्न और है कि इंडिका पुस्तक किसने लिखा। तो इंडिका पुस्तक लिखा मेगास्थनीज ने। तो अब हम प्रश्न फोकस करते हैं। प्रश्न था, मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में भारत की किन किन बातों का उल्लेख मिलता है। यह प्रश्न आपको यूपीएससी CAPF 2018 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसका ऑप्शन ए है धार्मिक जीवन, ऑप्शन बी सामाजिक व्यवस्था और ऑप्शन सी प्रशासनिक ढांचा, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी, यानी कि मेगास्थनीज की पुस्तक जो इंडिका है उसमें भारत की धार्मिक जीवन, सामाजिक व्यवस्था, प्रशासनिक ढांचा, इन सब चीज़ों का उल्लेख उसमें मिला था, इसलिए इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अब हम प्रश्न संख्या 7 देखेंगे। प्रश्न संख्या 7 का रहा है, अशोक के स्तंभ लेख किस लिपि में लिखे गए हैं। इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए ब्राह्मी, ऑप्शन बी है खरोष्टी, ऑप्शन सी आरामाइक, ऑप्शन डी पाली सही। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि ब्राह्मी, यानी कि अशोक के जो स्तंभ लेख था वो ब्राह्मी लिपि से लिखे गए हैं। अब हम प्रश्न संख्या 8 देखेंगे। प्रश्न संख्या 8 का है, अशोक की कौन सी नीति आधुनिक धर्म निरपेक्षता के निकट मानी जाती है। तो इसका ऑप्शन ए है विजय नीति, ऑप्शन बी धर्म नीति, ऑप्शन सी राजसूय नीति, ऑप्शन डी विश्व नीति।
तो अशोक की जो है धर्म नीति जो है आधुनिक धर्मनिरपेक्षता के निकट मानी जाती है, यानी कि ऑप्शन बी हो गया इसका राइट आंसर। अब हम प्रश्न संख्या 9 देखेंगे। प्रश्न संख्या 9 का है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा मौर्य शिलालेखों में प्रयुक्त नहीं हुई थी? तो इसका जो ऑप्शन है ए है ब्राह्मी, ऑप्शन बी पाली, ऑप्शन सी आरामाइक, ऑप्शन डी संस्कृत। तो संस्कृत जो भाषा है वो मौर्य शिलालेखों में प्रयुक्त नहीं हुई थी। अब हम प्रश्न संख्या 10 देखेंगे, यानी कि आज की इस वीडियो का हमारा आखिरी प्रश्न है मौर्य साम्राज्य का। प्रश्न संख्या 10 का किस ऐतिहासिक स्रोत से हमें मौर्य काल के विदेशियों के संपर्क की जानकारी मिलती है? यह प्रश्न आपको MPPSC 2018 में पूछा जा चुका है। इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ए है मुद्रा राक्षस, ऑप्शन बी है इंडिका, ऑप्शन सी महावंश और ऑप्शन डी बृहत कथा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि इंडिका स्रोत से हमें मौर्य काल के विदेशियों के संपर्क की जानकारी मिलती है। यह पुस्तक किसने लिखी थी? मेगस्थनीज ने। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने मौर्य साम्राज्य से संबंधित 10 कठिन MCQ आपको कवर करा दिया, जो आपके पिछले किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और आने वाले किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट कर जरूर बताइए कि आज का हमारा ये सेशन आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं अगले अध्याय के साथ जल्दी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।